अब हम ये देखना चाहते हैं कि यदि जो गेंद है उसको मैंने फेंका, वायु में गेंद को फेंका और गेंद को अब स्पिन कराकर फेंक दिया। जब गेंद को फेंका मैंने तो उसको घुमा दिया, तो घूमती हुई गेंद आगे जा रही है। तो घूमती हुई गेंद मतलब स्पिन है, मतलब चक्रण है उसमें, और वो गेंद अगर आगे जा रही है तो क्या होगा। तो यदि मान लो कि ये गेंद है, ये ऐसी गेंद है और इसको मैंने आगे तो फेंका ही था, इसको घुमा भी दिया था, मान लो ओमेगा कोणीय वेग से मैंने घुमा दिया। तो बस ये आपको क्लियर है कि ऊपर जो बिंदु होगा, जो यहाँ पर बिंदु होगा, उसका वेग v धन ओमेगा r हो जाएगा, v धन ओमेगा r, जहाँ पर r इसकी त्रिज्या है, और यहाँ पर जो बिंदु होगा उसका वेग v माइनस ओमेगा r हो जाएगा। काफ़ी कम होगा, इसके सापेक्ष में और भी कम हो सकता है, ये तो v और ओमेगा के मान पर। यहाँ पर जो बिंदु है वहाँ पर इस बिंदु का मतलब नीचे वाले क्षेत्र में जो नीचे वाले सतह है, उस सतह पर जो बिंदु हैं उनका वेग कम होगा और ऊपर वाली सतह पर जो बिंदु है उनका वेग ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब जैसे ये अगर आगे की तरफ जा रही है तो जो वायु है वो पीछे के, इसके सापेक्ष में पीछे की तरफ आती हुई आपको लगेगी। ठीक है ना। अब चूँकि ये बिंदु मान लो, ये इसको ए मैंने कह दिया, बी कह दिया, तो ए के सापेक्ष में वायु ज़्यादा तेज़ी से आएगी क्योंकि इस ए का वेग ज़्यादा। ऐसा नहीं कि वायु का वेग बढ़ गया है, जैसे मेरे चलने से ही तो वायु आपको प्रवाह लगती है, वायु का प्रवाह लगता है। यदि मैं धीमा चल रहा हूँ तो लगता है कि भाई हवा धीमे मुझे अपोज कर रही है। यदि हम तेज़ चलेंगे तो तुम्हारे सापेक्ष में, हमारे सापेक्ष में वायु की गति बढ़ी हुई प्रतीत होती है, लगती है, ऐसा बढ़ जाती है ना आपके गति के कारण। तो ऊपर जो इन बिंदुओं के सापेक्ष में जो वायु का वेग होगा, वायु का जो प्रवाह होगा वो ज़्यादा होगा, और इन बिंदुओं के सापेक्ष में जो वायु का प्रवाह है वो कम होगा। यदि ऐसा है तो अब इन धारा रेखाओं को अगर मैं बनाता हूँ तो इसके लिए अगर धारा रेखाओं को बनाया जाए तो ऊपर जो धारा रेखाएं होंगी वो अब संकुचित हो जाएंगी, वो डेंसिटी इनकी बढ़ जाएगी, और ऊपर जो धारा रेखाएं होंगी यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से दिखेंगी, जबकि नीचे वाली धारा रेखाएं अभी भी वैसे ये कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऊपर के सापेक्ष में धारा रेखाएं यहाँ पर घनत्व इनका कम होगा, है ना, डेंसर ऐसे रहेगी। तो क्योंकि ये वायु आपको पीछे की तरफ ऐसे लगेगी, ऐसे जाती हुई। तो यहाँ पर अगर मैं एक चुनाव करता हूँ, बिंदु नंबर 1, और यहाँ पर बिंदु नंबर 2 है। अब यदि ये चुनाव किया जाए तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब धाराओं का जो प्रवाह है वहाँ का वेग ज़्यादा है, तो बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर अगर हम देखें, और हम ये मान चुके हैं कि ये एक नियत है, जबकि मैंने इसमें जो तीसरा टर्म होता है पद, जो कि स्थितिज ऊर्जा वाला टर्म होता है, उसको इन दोनों बिंदुओं पर के ऊंचाई में कम अंतर के कारण उस पद को हमने नगण्य कर दिया है। यदि उसको नगण्य कर दिया जाए तो इन दोनों पदों में अब हम देख पा रहे हैं कि जिस बिंदु पर ये पद ज़्यादा होगा उस बिंदु पर ये पद कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले बिंदु पर वेग ज़्यादा है, अधिक है, तो यहाँ पर वेग अधिक होने के कारण यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ का वेग कम है, वायु का वेग कम है, तो यहाँ पर प्रेशर अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखा हमें क्या कि P2 नीचे वाली सतह पर जो दाब है वो अधिक है और ऊपर वाली सतह पर दाब कम है। अब दाब अगर यहाँ पर है, दाबांतर हो गया, तो इसका मतलब इन दाबों का जो अंतर है ये ऊपर की तरफ आ गया और ये अब शून्य नहीं है। तो इन दाबों के अंतर के कारण एक बल लगेगा। तो यदि हम इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, इसका अगर प्रोजेक्टेड एरिया हम से गुणा कर दें, तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल से गुणा कर देता हूँ तो ये जो स्फीयर है इसका क्षेत्रफल एक सर्कल आएगा, πr² आएगा करीब, है ना, πr² होगा। तो ये जो दाबांतर आया है इसको यदि मैं प्रोजेक्टेड क्षेत्रफल से गुणा कर दूँ πr² से, तो हमें ऊपर की तरफ एक फोर्स बल मिल जाएगा, ऊपर की तरफ बल मिल जाएगा। तो इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल तो था ही, गुरुत्वाकर्षण बल और उसके अतिरिक्त एक दाबांतर के कारण एक अतिरिक्त बल आ गया है जो कि ऊपर की तरफ है। तो जो इसका पथ पारवलयिक होना चाहिए, पैराबोला होना चाहिए, उसमें थोड़ा ऊपर की तरफ चला जा सकती है। बॉल अपने पथ से थोड़ी देर के लिए ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब उसका पथ जो होना चाहिए था, मतलब अगर हम इसको देखें तो ये अगर इसको सीधा फेंका जाता तो इसका पथ ऐसा कुछ होता, तो इसके कारण ये अपने पथ से थोड़ा सा वक्र हो जाएगी और थोड़ा सा ऊपर जाकर ऐसे कहीं गिरेगी।
तो इसका जो निश्चित जो होना चाहिए इसकी गति वैसी नहीं होती है, इसलिए जब ऐसी बॉल को जो बैट्समैन होता है फेस करता है तो उसको परेशानी हो सकती है, क्योंकि गुरुत्वीय बल के अधीन ज़्यादातर उसने अगर खेला हुआ है, स्पिन को ज़्यादा नहीं खेला है, तो वो इस अचानक आए हुए गति में परिवर्तन जो है उसको समझ नहीं सकता है और आउट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये भी आपको देखना है बच्चों कि इसकी जो त्रिज्या ज़्यादा होगी, अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो ये जो प्रभाव है वो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा, महसूस होगा। इसलिए फुटबॉल में ये कई बार ऐसा होता है कि उसका जो पथ है अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो ये अपने इस वाले पाथ से दाएँ बाएँ अपनी विचलित हो सकती है, अगर ऐसे घुमाया जाए तो ऊपर नीचे विचलित हो सकती है, रिवर्स स्पिन कर दिया जाए तो नीचे डिप हो सकती है, ऊपर वाला स्पिन है ऐसा स्पिन है तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से हम जो उसका निश्चित पाथ है उससे हम उसको अलग कर सकते हैं और इस प्रकार से हम डॉज कर सकते हैं बैट्समैन को और हम यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं, खेल में इसको यूज़ करते हैं। तो गेंदों के इस प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले मैग्नस ने इसको समझा था, इसलिए इसको मैग्नस प्रभाव भी कहते हैं, मैग्नस प्रभाव भी कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों, मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट क्या है ये भी हम समझ सकते हैं यहाँ से और जान सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉल के स्पिन का जो स्विंग होती है जिसको हम स्विंग कहते हैं, तो स्विंग और स्पिन जो होती है वो गिरने के बाद जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड की खुरदरी होने का प्रयोग करता है और वहाँ पर टॉर्क लगता है और उस कारण से घूमती है। लेकिन जो स्विंग होती है, हवा में ही बॉल अपने पथ से विचलित हो जाए, उसको स्विंग कहते हैं। और स्विंग के लिए कहीं ना कहीं बर्नौली का सिद्धांत काम करता है, हवा का जो वेग है वो कार्य करता है। और इसको समझाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो भौतिकविद रहे, वो मैग्नस रहे, इसलिए इस प्रभाव को मैग्नस के प्रभाव के नाम से भी जानते हैं।